हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेइंग बैंकर के बारे में पढ़ेंगे। भुगतानकर्ता बैंक, उसको क्या वैधानिक संरक्षण प्रदान किए गए हैं और उस संरक्षण को प्राप्त करने के लिए बैंक को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इन सब के संबंध में आज हम पढ़ेंगे। पेइंग बैंकर, प्रोटेक्शंस एंड प्रिकॉशंस। हु इज पेइंग बैंकर? पेइंग बैंकर कौन होता है, इसका क्या मीनिंग है? वह बैंक जिस पर चेक लिखा जाता है या जो ग्राहक मीन्स ड्रॉअर जो चेक इशू करता है, उसे हम आहारता कहते हैं, द्वारा लिखे गए चेक का धारक या संग्रहकर्ता बैंक को भुगतान करता है। जिसका नाम चेक पर छपा होता है उसे भुगतानकर्ता बैंक कहते हैं और इसे ही आहार्थी बैंक या ड्रॉई बैंक भी कहलाता है। अ बैंक on whom a check is drawn or a customer who draws the check is known as drawer. A bank who makes payment of the check drawn by the customer to holder of the check or to collecting banker is known as paying banker, or whose name is printed on the check, that is also known as drawing bank, is paying banker. ओके, तो वह बैंक जो अपने ग्राहक द्वारा लिखे गए चेक का, उस चेक के धारक को, होल्डर को या संग्रहकर्ता बैंक को, कलेक्टिंग बैंकर को पेमेंट करता है, उसे पेइंग बैंकर या भुगतानकर्ता बैंक कहते हैं। लायबिलिटी ऑफ पेइंग बैंकर, भुगतानकर्ता बैंक के दायित्व। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 31 के अनुसार भुगतानकर्ता बैंक का यह वैधानिक दायित्व है। इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ अ पेइंग बैंकर कि वह अपने ग्राहक के द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान करे यदि चेक सही प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, चेक इज ड्यूली प्रेजेंटेड, तथा उस चेक का भुगतान करने के लिए ग्राहक के खाते में पर्याप्त धनराशि है, सफिशिएंट अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो इसके कारण ग्राहक को जो नुकसान होता है उसके लिए बैंक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा। पेइंग बैंकर का यह भी दायित्व है कि वह अपने ग्राहक के निर्देशों का पूर्णतः पालन करे। राइट, तो जो पेइंग बैंकर है, जो कि हमारे द्वारा बैंक के कस्टमर के द्वारा लिखे गए चेक का पेमेंट करता है, उसका लीगल ऑब्लिगेशन है, ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, वैधानिक दायित्व है कि वह अपने ग्राहक के द्वारा लिखे गए चेक का पेमेंट करे, बशर्ते कि चेक ड्यूली प्रेजेंट किया गया है और उस चेक को ऑनर करने के लिए, उसका पेमेंट करने के लिए कस्टमर के अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट है एंड दैट कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द चेक, और जिसे कि चेक का भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, दैट इज एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द चेक। तब बैंक को उस चेक का पेमेंट करना चाहिए, और अगर नहीं करता है किसी कारण से तो फिर, और ये चेक डिसऑनर हो जाता है, तो बैंक इज लायबल टुवर्ड्स कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक अपने ग्राहक के प्रति कंपेंसेशन के लिए लायबल होगा। दूसरा बहुत बड़ा जो ड्यूटी है बैंक की, वो क्या है कि टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर, बैंक को अपने ग्राहक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। जैसा कस्टमर कहता है उसके अकॉर्डिंग ही, उसी के अनुसार बैंक को चेक का पेमेंट करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ग्राहक ने पेमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है
तो बैंक को उस चेक का पेमेंट भी नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बैंक विल बी लायबल फॉर द रॉन्गफुल डिसऑनर, अन्यथा बैंक गलत तरीके से किए गए अनादरण के लिए जिम्मेदार होगा। अतः बैंक को इन जिम्मेदारियों से बचने के लिए चेक का भुगतान करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बैंक शुड टेक some precautions while making the payment of the check. कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कि बैंक को रखनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि भुगतानकर्ता बैंक को ग्राहक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और सेकंड क्या है कि पेमेंट मस्ट बी इन ड्यू कोर्स, भुगतान यथाविधि भुगतान होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए कि जो चेक लिखा गया है वह बैंक द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है उसी पर चेक लिखा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द चेक होना चाहिए, उसी पर चेक लिखा जाना चाहिए। डेट ऑफ द चेक, यथाविधि भुगतान करते समय बैंक को चेक का पेमेंट करते समय उसकी डेट को चेक कर लेना चाहिए कि ये कहीं स्टेल चेक तो नहीं है, यानी कालातीत तो नहीं हो गया है। यदि 3 महीने से पुराना चेक है, जिस डेट को इशू हुआ उससे 3 महीने से भी अधिक समय निकल चुका है, तो ये स्टेल चेक कहलाएगा। स्टेल चेक है तो बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। पोस्ट डेटेड चेक है, जिस दिन चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है उससे फ्यूचर की डेट का अगर चेक लिखा हुआ है तो बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। या प्री डेटेड हो सकता है तो प्री डेटेड चेक का पेमेंट किया जा सकता है। तो बैंक को चेक का पेमेंट करते समय डेट ऑफ द चेक, चेक की तारीख नोट कर लेनी चाहिए और अकॉर्डिंगली पेमेंट करना चाहिए। अमाउंट ऑफ द चेक, चेक की राशि कैसी है, कितना अमाउंट है और वर्ड्स एंड फिगर में सही लिखा हुआ है या नहीं है, इसको चेक करना चाहिए। सफिशिएंट बैलेंस इन द अकाउंट, खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए। जितनी राशि का चेक लिखा गया है एटलीस्ट उतना अमाउंट या मोर देन दैट अमाउंट, उस राशि से अधिक अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में होनी चाहिए। एंड दैट अमाउंट मस्ट बी एलिजिबल फॉर द पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर चेक, और इस चेक का भुगतान करने के लिए ये राशि उपलब्ध होनी चाहिए। अर्थात केवल सफिशिएंट अमाउंट होना ही पर्याप्त नहीं है कि जितने राशि का चेक लिखा गया है उतना अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में है, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो जो अमाउंट है वो इस चेक का भुगतान करने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। यदि चेक लिखा गया है 10,000 रुपीज का एंड कस्टमर के अकाउंट में 12,000 रुपीज हैं, लेकिन कस्टमर ने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि इसमें से 8,000 रुपीज इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए रखे जाएं, तो चेक का पेमेंट करने के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल है, ओनली रुपीज 4,000। तो ये ऐसे तो 12,000 रुपीज हैं, बट चेक का पेमेंट करने के लिए सिर्फ 4,000 रुपीज है, क्योंकि कस्टमर ने इनकम टैक्स का पेमेंट करने के निर्देश दे रखे हैं। तो अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट है, बट ये इसको चेक के पेमेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बैंक को चेक का पेमेंट करते समय देख लेना चाहिए कि पर्याप्त राशि है और ये राशि इस चेक का भुगतान करने के लिए प्रयोग की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, तभी उस चेक का पेमेंट करना चाहिए। इन केस ऑफ मटीरियल अल्टरेशंस, यदि चेक पर महत्वपूर्ण परिवर्तन हो, चेक पर महत्वपूर्ण परिवर्तन से अभिप्राय ये है कि यदि चेक में ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है, बैंक के कस्टमर ने चेक इशू किया और पेई को दे दिया, आदाता को सौंप दिया, पेई ने या तो खुद पेमेंट ले लेगा या उसका फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है। उसने फर्दर एंडोर्समेंट हुए इस चेक पर और 2 और 3 एंडोर्समेंट्स हुए हैं। तो धारक के पास में जब ये चेक आता है और जिसके पास में जो कि बैंक में चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट करेगा इज द होल्डर ऑफ द चेक, वो चेक का धारक कहलाएगा। जिस समय चेक बैंक में प्रेजेंट किया गया उस समय में चेक में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुके थे। और महत्वपूर्ण परिवर्तन किसको कहते हैं चेक में?
ऐसा परिवर्तन चेक में जिसके कारण कस्टमर के, बैंक के ग्राहक के दायित्वों में वृद्धि हो जाए, उसकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएं, ऐसा कोई भी चेक में परिवर्तन महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाएगा। और ये ऐसा परिवर्तन जब तक ड्रॉअर के द्वारा, बैंक के ग्राहक के द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया जाए, ऑथेंटिकेट नहीं कर दिया जाए, तब तक बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। तो व्हाट इज मटेरियल अल्टरेशन? एनी अल्टरेशन ऑन द चेक which increases liability of the customer of the bank are known as material alteration। जैसे चेक के डेट में परिवर्तन कर दिया, पेई के नाम में चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिए जाए, इंक्रीज कर दिया जाए अमाउंट को, या क्रॉसिंग को कैंसिल कर दिया जाए, ये सारे चेंजेस जो हैं ये मटेरियल अल्टरेशन कहलाते हैं। और इस तरह के अगर चेंजेस किए जाते हैं तो बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। या सिग्नेचर बदल दिए गए हों तब तो हरगिज भी नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ म्यूटिलेटेड चेक, यदि चेक कटा फटा है और इस तरह से फट गया है कि उसके जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं उसके कारण चेक में, कि डेट में डेट पढ़ने में नहीं आ रही है, या क्रॉसिंग है या नहीं है पता नहीं लग रहा है, या पेई का नाम समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का कोई भी अगर चेक के फटने के कारण परिवर्तन हो जाता है तो बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट भी नहीं करना चाहिए। तो यदि चेक कटा फटा है तो बैंक को पेमेंट नहीं करना चाहिए। चेक में मटेरियल अल्टरेशन है तो चेक को पेमेंट नहीं करना चाहिए और ध्यान रखकर करना चाहिए। यदि है तो उसकी पूरी जांच करने के बाद में उनका पेमेंट करना चाहिए। चेक शुड बी प्रेजेंटेड इन बैंकिंग आवर्स। चेक बैंक के कार्य दिवस और बैंक के कार्य समय में प्रस्तुत होना चाहिए। इसके पहले या इसके बाद में अगर चेक पेमेंट के लिए प्रस्तुत होता है तो बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। इन केस ऑफ फोर्स्ड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर, यदि चेक पर ग्राहक के जाली हस्ताक्षर हों तो बैंक को ऐसे चेक का हरगिज भी भुगतान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी क्या है? टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर, ग्राहक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और यदि कस्टमर के फोर्स्ड सिग्नेचर हैं, इसका मतलब कस्टमर ने तो डायरेक्शन दिए ही नहीं, उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं हैं, तो फिर बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। बैंक शुड नॉट पे इन फॉलोइंग केसेस, निम्नलिखित परिस्थितियों में बैंक को चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। व्हेन कस्टमर काउंटरमांड पेमेंट, जबकि बैंक का जो ग्राहक है वो स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन दे देता है बैंक को कि यदि ये वाला चेक बैंक में पेमेंट के लिए प्रस्तुत हो तो इस चेक का पेमेंट मत करना। यदि इस तरह का इंस्ट्रक्शन बैंक को दे दिए गए हैं कस्टमर के द्वारा तो बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। यदि कस्टमर के अकाउंट पर गार्निशी ऑर्डर इशू हो जाए या कस्टमर की डेथ हो जाती है, वो दिवालिया घोषित हो जाए, पागल हो जाए, इन स्थितियों में ग्राहक के द्वारा जारी किए गए चेक का बैंक को पेमेंट नहीं करना चाहिए। यदि चेक इज इरेगुलर, अनियमित है, किसी तरह की अनियमितता है चेक में, किसी तरह का कोई फिगर या कुछ प्रिंट अगर रेगुलर नहीं है, अनियमित है, तो फिर बैंक को ऐसे चेक का पेमेंट नहीं करना चाहिए। यदि बैंक यथाविधि भुगतान कर रहा है, पूरी सावधानी और पूर्ण सद्विश्वास के साथ में बैंक के द्वारा पेमेंट किया गया है, फिर भी यदि भुगतानकर्ता बैंक से कोई गलती रह जाए और उसके कारण यदि बैंक के कस्टमर को नुकसान हो जाता है तो बैंक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन यदि सारी सावधानियां रखने के बावजूद भी गलत पेमेंट हो जाता है यदि बैंक से, पेइंग बैंकर से, तो कुछ परिस्थितियों में बैंक को वैधानिक संरक्षण दिया गया है, स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन टू द पेइंग बैंकर। एंड व्हाट आर दीज? First, according to section 10,
पेमेंट टू बी मेड इन ड्यू कोर्स, यदि बैंक ने यथाविधि भुगतान किया है, अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं की है, पूर्ण सावधानी के साथ में भुगतान किया है, तो फिर भी यदि गलत पेमेंट हो जाता है, गलत व्यक्ति को भुगतान हो जाता है, तो बैंक को सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है। यदि बैंक प्रूव कर दे कि उसने पूरी सावधानी रखी थी, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, तो फिर बैंक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकता है। सेक्शन 85(1) के अनुसार प्रोटेक्शन इन केस ऑफ ऑर्डर चेक, यदि आदेशित चेक है, आदेशित चेक का मतलब किसी व्यक्ति के नाम से चेक इशू किया गया है, नेम ऑफ द पेई इज अपियरिंग ऑन द चेक, चेक पर पेई का नाम लिखा गया है, उस स्थिति में बैंक को चेक का पेमेंट करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए? बैंक शुड चेक रेगुलरिटी ऑफ द एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन, अगर मान लीजिए उस चेक पर बहुत अधिक पृष्ठांकन किए गए हैं या दो से अधिक पृष्ठांकन किए गए हैं, तो बैंक को उनकी रेगुलरिटी चेक कर लेनी चाहिए, नियमितता चेक कर लेनी चाहिए। और नियमितता क्या है कि कैपिटल लेटर में तो एंडोर्समेंट नहीं किया गया है, जो मैच्योरिटी डेट है उसी के अंदर अंदर एंडोर्समेंट किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, स्पेलिंग वगैरह सही लिखी है, यदि अपीयरिंग है, सामने नजर आ रहा है, तो इन सब चीजों को देख लेना चाहिए कि ये रेगुलर है या नहीं है एंडोर्समेंट। यदि किसी तरह का कोई सिग्नेचर में गलती है या गलत व्यक्ति ने सिग्नेचर किए हैं या सही व्यक्ति ने किया है या नहीं किया है, ये सब देखने की जिम्मेदारी भुगतानकर्ता बैंक की नहीं है। उसको तो सिर्फ ये देख लेना चाहिए कि जो एक वैध पृष्ठांकन के लिए जो आवश्यक बातें हैं वो सब पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, किसने इनको किया है, इस सब की जांच करने की पेइंग बैंकर की जिम्मेदारी नहीं है। तो यदि आदेशित चेक है तो पेइंग बैंकर यदि ये देख लेता है कि चेक बुक पर जो पृष्ठांकन हुए हैं वो नियमित हैं या नहीं है, यदि ये सब देखते हुए उसने चेक का पेमेंट कर दिया है, तो बैंक को वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाएगा। सेक्शन 85 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन इन केस ऑफ बियरर चेक, वाहक को दिए चेक के संबंध में बैंक को वैधानिक संरक्षण दिए गए हैं। और क्या है, यदि एक बियरर चेक है, यानी नेम ऑफ द पेई इज नॉट अपियरिंग ऑन द चेक, चेक पर पेई का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो ये बियरर चेक हो गया। एंड व्हाट इज द रूल? वंस अ बियरर ऑलवेज बियरर। नियम क्या है कि एक बार यदि चेक वाहक को दिया है तो फिर वो वाहक को देय ही बना रहेगा, और अगर कोई बियरर चेक था इनिशियली और फिर भी उस पर बहुत सारे एंडोर्समेंट कर दिए गए हैं, तो भुगतानकर्ता बैंक को इस चेक का पेमेंट करते समय इन एंडोर्समेंट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बैंक ऐसे चेक का, जो भी चेक का वाहक है, उसको विंडो पर पेमेंट करके अपने दायित्व से मुक्त हो सकता है। अब यदि इस चेक का किसी गलत व्यक्ति को पेमेंट हो जाता है तो बैंक इज नॉट लायबल फॉर द रॉन्ग पेमेंट, बैंक इसके भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सेक्शन 128 प्रोटेक्शन इन केस ऑफ क्रॉस्ड चेक, रेखांकित चेक के संबंध में भुगतानकर्ता बैंक को संरक्षण प्रदान किया गया है। और वो क्या है कि यदि चेक क्रॉस्ड है, यदि ये सामान्य रेखांकन है, इस पर जनरल क्रॉसिंग है, तो ये चेक किसी भी बैंक के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, या यदि ये स्पेशल क्रॉसिंग है इस चेक पर, तो स्पेसिफाइड बैंक के थ्रू यदि ये चेक बैंक में प्रस्तुत किया गया था पेमेंट के लिए और बैंक ने इस चेक का पेमेंट अकॉर्डिंगली कर दिया है, तो फिर बैंक को स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया जाएगा, वैधानिक संरक्षण दिया जाएगा। सेक्शन 89 के अंतर्गत बैंक भुगतानकर्ता बैंक को क्या वैधानिक संरक्षण दिया गया है कि यदि चेक पर मटेरियल अल्टरेशन है, महत्वपूर्ण परिवर्तन है, लेकिन इतनी चालाकी से किया गया है कि वो नजर नहीं आ रहा है, इट इज नॉट विजिबल, पता ही नहीं चल रहा है कि चेक पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, और बैंक ने इस चेक का पेमेंट कर दिया है, तो फिर ऐसी स्थिति में यदि पेइंग बैंकर इसको प्रूव कर देता है
कि पूरी जांच करने के बाद भी ये पता नहीं लग रहा था कि इस पर मटेरियल अल्टरेशन हुआ है, तो फिर बैंक को वैधानिक संरक्षण दिया गया है। बैंक गलत तरीके से किए गए पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उपरोक्त परिस्थितियों में बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, यानी ये सब करने के बावजूद भी यदि बैंक से कोई गलती रह जाती है और गलत व्यक्ति को पेमेंट हो जाता है, तो बैंक अपने कस्टमर के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा यदि वो इस चीज को प्रूव कर देता है तो। लेकिन आहारता के जाली हस्ताक्षर वाले चेक का बैंक यदि भुगतान कर देता है तो संपूर्ण हानि बैंक को उठानी पड़ेगी। बैंक को इस केस में किसी भी तरह का वैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है, क्योंकि नियम क्या है कि बैंक को अपने कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और फोर्स्ड सिग्नेचर थे, इट मीन्स कस्टमर ने तो इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं, और तब बैंक फोर्स्ड सिग्नेचर थे चेक पर और गलत व्यक्ति को इसका पेमेंट कर देता है, तो बैंक अपने कस्टमर के प्रति इस प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक ग्राहक के खाते को डेबिट नहीं कर सकता है और पूरी हानि, इस चेक के पेमेंट के कारण होने वाली पूरी हानि को बैंक को ही बियर करना पड़ेगा।